हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। सो दिस इज अवर लेक्चर नंबर 1 ऑन फिजिक्स फॉर ऑल JKSSB पोस्टर्स। जैसे कि आपके पास फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, या आपके पास सब इंस्पेक्टर है, या आपके पास जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, या जूनियर असिस्टेंट है, या जितने भी पोस्ट इसके बाद निकले, चाहे सब ऑडिटर है, या आपके पास उसको क्या बोलते हैं, या आपके पास पटवारी पोस्ट है, या आपके पास कोई भी जो भी पोस्ट होगा जिसपे आपको साइंस दिखेगा, जनरल साइंस का पोर्शन। तो आज से हमने जनरल साइंस का पोर्शन भी स्टार्ट कर दिया है। आप बस वीडियोस को पहले से आखिर तक देख लीजिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। दिस लेक्चर विल बी फन बिकॉज दिस इज फिजिक्स, आई लव द फिजिक्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का पहला टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है दैट इज मोशन. So that's motion. So before going into the motion, I will define some terms. So number 1 is frame of reference. So the number 1 is frame of reference. देखिए frame of reference होता क्या है सर जी? frame of reference, what do we mean by frame of reference? frame of reference ये एक ऐसा place होता है, it is place, it is a fixed point. It is a fixed point or place with respect to which the position velocity, acceleration, etc. of a body or an object is measured. So जब भी आपको कोई बोलेगा ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखिए मोशन को पढ़ने से पहले हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। लाइक वी हैव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो व्हाट डू वी मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? देखिए मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल बता देता हूं। लेट्स सपोज यू आर हियर, आप इस पॉइंट पे, मिसाल के तौर पर ये श्रीनगर है, ओके। नाउ आप कहीं पे हो, मिसाल जहां पर भी हो, अभी लेट्स सपोज मैं यहां पे हूं अभी मेरी पोजीशन ए पर है, मेरा फ्रेंड यहां पे बी पर है। लेट्स सपोज मेरा फ्रेंड मुझे कॉल करता है, ये जो बी फ्रेंड है ये मुझे कॉल करता है, मुझे बोलता है मोमिन आप कहां हो। तो मैं क्या इसको कहूंगा, मैं कहां हूं। जब तक कि ना मैं किसी के रेस्पेक्ट में इसको अपनी लोकेशन बताऊंगा तब तक उसको समझ नहीं आने वाली है, और तब तक मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, है ना। मैं इसको कैसे कहूंगा, अपनी लोकेशन कैसे डिफाइन करूंगा? अरे भाई मैं कैसे अपनी लोकेशन बताऊंगा उसको? मान लीजिए ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पर एक बंदा खड़ा है, मान लीजिए ये जम्मू में है, ये श्रीनगर में है। मान लीजिए यहां पर एक दूसरा बंदा है, ये मैं हूं, यहां पर श्रीनगर पर एक बंदा था, ये बंदा मुझे फोन कर रहा है मोमिन आप कहां हो। तो इसका मतलब ये मेरी लोकेशन पूछ रहा है मुझसे। जब ये मेरी लोकेशन मुझसे पूछ रहा है, मैं क्या बताऊं इसको, कैसे बताऊं? मैं इसको बताऊंगा, लेट अस सपोज जहां पे मैं रहता हूं, लेट सपोज देयर इज अ श्राइन। मेनी ऑफ यू नो देयर इज अ श्राइन दैट्स कॉल्ड द खानियार दस्तगीर साहब श्राइन, है ना। सो मैं इसको बोलूंगा जो खानियार का श्राइन है, आई एम जस्ट 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द श्राइन, ओके। सो नाउ ही विल अंडरस्टैंड, ये जो आपके पास ये बंदा बी पर है, ये इसको समझ आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली कहां पर हूं। इसका मतलब ये हो गया, ये जो खानियार श्राइन है, इसी की वजह से इस बंदे ने, जो बंदा श्रीनगर में था, इस बंदे ने मेरी लोकेशन को समझी, और इसी की हेल्प से ये जो खानियार श्राइन मैंने बता दिया, यूज किया, इसी की हेल्प से मैंने उसको अपनी लोकेशन बताई। तो इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये मेरे लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा, ये मेरे लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो अपनी लोकेशन कही वो किसके रेस्पेक्ट में कही, किसके आगे पीछे दाएं बाएं में कहा। मैंने कहा मैं खानियार के लेट्स सपोज दाएं में 5 किलोमीटर हूं दूर, खानियार श्राइन के 5 किलोमीटर दूर हूं मैं अभी, ठीक है। इसका मतलब ये जो खानियार श्राइन है इसको मैंने यूज किया एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके रिस्पेक्ट में मैंने इसको अपनी पोजीशन बताई, अपनी इसको क्या बोलते हैं पोजीशन बताई। आप वेलोसिटी भी बता सकते हो, कभी एक्सेलरेशन भी बता सकते हो। तो ये जो पॉइंट होता है, अगर ये पॉइंट है, यहाँ पे तो प्लेस बन गया, ये जो पॉइंट है या जो प्लेस है जिसके रिस्पेक्ट में आप पोजीशंस डिफाइन करते हो, मेजर करते हो, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा।
अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रेफरेंस, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सर जी इस ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्या इसके टाइप्स भी है? हाँ बेटा, इसके बहुत सारे टाइप्स है। जैसे मिसाल आपको बस नाम याद होनी चाहिए। तो नंबर 1 इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसा कि बहुत सारों को पता भी होगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो भी आप पढ़ते आ रहे हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नंबर 2 इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको बोलते हैं हम स्फेरिकल पोलर सिस्टम। So number 2 is called the spherical polar system, and the number 3 and the last one is cylindrical coordinate system. इसको क्या बोलते हैं हम? cylindrical coordinate system. Now we don't have to go, हमें इसमें नहीं जाना है कि ये सिस्टम्स क्या है, वो सिस्टम्स क्या है, बस मुझे जो समझाना था आप वो समझ लीजिए। जैसे मिसाल अब हम थोड़ा इसको डायग्राम से देख लेते हैं। मान लेते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। ये तो ये जो हमारे पास ये पॉइंट है, ये हमारे पास, इसको बोलते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। इसी पॉइंट के अबाउट, इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम अपनी पोजीशंस को डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर हम बोलेंगे लेट्स सपोज पॉइंट ए, हम बोलेंगे पॉइंट ए लेट्स सपोज इट इज 5 मीटर फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम पॉइंट ओ। सो जिस पॉइंट से आप किसी की डिस्टेंस मेजर करोगे, किसी की पोजीशन डिफाइन करोगे, किसी की एक्सेलरेशन डिफाइन करोगे, उसको बोलते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है, या तो इसको रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं, या तो इसको ओरिजिन भी कह सकते हैं। और ये जो हमारे पास ये कार्टेशियन, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें एक्स वाई जेड होता है, जो कि आपने देखा होगा। ओके, समझ आ गया। अब आते हैं हमारे पास मोशन क्या होता है। क्या फिजिक्स में मोशन और रेस्ट क्या होता है? फिजिक्स में मोशन, फिजिक्स में रेस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, जो हम मोशन का मतलब समझते हैं वो फिजिक्स में होता नहीं है। फिजिक्स में मोशन कब बोलते हैं? देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज दिस और ऑब्जेक्ट इज दिस ए, हम ऑब्जेक्ट ए को तब बोलेंगे ये मोशन में है, दिस ऑब्जेक्ट ए इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट इज पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाएगी, तब हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। समझ आ गया? इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट तब होता है मोशन में जब उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर क्या मतलब? मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर था, हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे था, लेट्स सपोज टी इज इक्वल, जब हमने इनिशियल किया 0 सेकंड्स पे। अब जब हम आगे चले, लेट्स सपोज आपका ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए यही है ए, ये पहुंच गया टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स के बाद आपका इस पोजीशन पे, फिर ये और पहुंच गया यहां पर, ठीक है। तो बताइए क्या हो रहा है? एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम, इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है ये चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये बंदा जो है या ऑब्जेक्ट जो है, ये बॉडी जो है, ये अभी मोशन में है। ये क्या अभी मोशन में है। अब एक ऑब्जेक्ट कब होगा रेस्ट में? एक ऑब्जेक्ट तब होता है रेस्ट में जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छे से समझ लेना, जब उसकी पोजीशन डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नंबर 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, मोशन, एक बॉडी तब ऑब्जेक्ट मोशन में होती है जब वो चेंज हो, जब उसकी पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। मान लीजिए मिसाल में श्रीनगर में मैं हूं 1 मिनट के बाद लेट्स सपोज डलगेट पहुंचा, फिर अगले 1 मिनट में लेट्स सपोज मैं लाल चौक पहुंचा। इसका मतलब मेरी जो पोजीशन है ना, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह अगर मैं एक ही जगह रहूंगा, सो माई पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल नॉट चेंज, सो उसको बोलेंगे मैं रेस्ट में हूं। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए, देयर इज अ नोट। एक बॉडी जो कि रेस्ट में होती है, देखिए हम जब बोलते हैं ना रेस्ट और मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट और मोशन बिल्कुल रिलेटिव है, ये डिपेंड करते हैं ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर, यानी इट डिपेंड्स
एक बॉडी का रेस्ट में होना और एक बॉडी का मोशन में होना डिपेंड करेगा ऑन द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा, इसीलिए मैंने लिखा जो रेस्ट और मोशन है ना ये रिलेटिव होते हैं। जैसे मिसाल इसको समझ लीजिए, ये बस है, मान लीजिए ये बस है, बस में हमारे पास लेट्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, आप बस के बाहर हो, लेट्स सपोज यहां पे मैं हूं मोमिन, अंदर मैंने किसी को बोला लेट्स सपोज माजिद, मैंने अंदर भी एक बंदा रख लिया, बाहर मैं हूं। मैं जब इस पॉइंट ए को यानी ऑब्जेक्ट ए को देख रहा हूं, ठीक है, लेट्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे क्या लगेगा ऑब्जेक्ट ए, मेरे हिसाब से ऑब्जेक्ट ए क्या है, मोशन में है, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अगर मैं माजिद को बोलूंगा ना क्या ए की पोजीशन चेंज हो रही है, माजिद बोलेगा नहीं इसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है, इसकी पोजीशन तो एक ही जगह है। तो इसका मतलब माजिद के लिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मेरे लिए ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। इसीलिए मैंने लिखा रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं, ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं ये डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ठीक है, इसका मतलब एक बॉडी जो रेस्ट में होती है, समझ लीजिए, अब समझ लीजिए, ए बॉडी which is in rest in one frame of reference, एक बॉडी जो रेस्ट में होगी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, may not be in rest in another frame of reference। सर जी क्या मतलब, अभी वाली एग्जाम्पल और देख लो, ये बस है, जब मैंने यहाँ पे माजिद को रखा, उसको मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट ए पर नजर रखो, क्या ये पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है कि नहीं। तो अभी इस पोजीशन ए के लिए ये जो माजिद है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। इसी से इसको डिस्टेंस पोजीशन मेजर करनी है ना, माजिद से ही इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, मतलब मेजर करनी है हमें। इसका मतलब ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब मैं यहाँ पे था मोमिन, यहाँ पे मैं हूँ, तो जब मैं इसको देख रहा हूँ ये बस चल रही है, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, बस लेकिन मूविंग है, याद रखना है। अब जब बस मूविंग है, माजिद देख रहा है इस ए ऑब्जेक्ट को, वो एक ही जगह रहता है ना, सिंपल सी बात है, वो तो कब कहीं जाएगा नहीं। अब लेकिन जब मैं देखता हूं ना इसको, यानी इसके लिए अब जो मैं हूं इस ऑब्जेक्ट के लिए ये दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। ठीक है, सो इसीलिए मैंने लिखा ए बॉडी विच इज इन रेस्ट इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर माजिद के हिसाब से देखेंगे उसके लिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट में है, may not be in rest in another frame of reference। मेरे हिसाब से तो ये बॉडी रेस्ट में नहीं है, इसलिए याद रखना है ये जो आपके पास रेस्ट और मोशन होता है these are relative terms। इसका मतलब अगर एक बंदे के लिए ये रेस्ट में होगी बॉडी, दूसरे बंदे के लिए हो सकता है कि रेस्ट में भी होगी, हो सकता है ये मोशन में भी होगी। मिसाल के तौर पर अगर गाड़ी के अंदर में कोई और बंदा होगा, मिसाल सलीम को भी पूछेंगे भाई आप बताओ क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, सलीम बोलेगा नहीं खुदा की कसम तो चेंज नहीं हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पे किसी और को रखूंगा, लेट्स सपोज राकेश को रखूंगा, राकेश जरा आप मुझे बताओ क्या इस पोजीशन इस एक की पोजीशन चेंज हो रही है, हाँ बोलेगा हाँ हो रही है चेंज, क्या बोल रहे हो, क्या सलीम गलत है कि राकेश गलत है, नहीं कोई नहीं गलत है। ये इसको बोलते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों सही है। इसका मतलब एक बॉडी जो रेस्ट में होगी एक रेफरेंस में, हो सकता है कि वो दूसरे में मोशन में होगी। इसका मतलब एक बॉडी एक ऑब्जर्वर के हिसाब से रेस्ट में होती है और हो सकता है कि वो दूसरे ऑब्जर्वर के हिसाब से मोशन में हो सकती है। आई होप आई एम क्लियर। अब देख लीजिए इसके बाद हमारे पास मोशंस के टाइप्स होते हैं। इसका मतलब समझ लेने की बात है, अभी तक जो हमने समझा ना, सबसे पहला चीज मैंने बताया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशंस को डिफाइन करते हो। यानी मिसाल जब मैं यहाँ पे था, ए पॉइंट पे मैं था, मुझे इस बी ने फोन किया, भाई आप कहाँ पे हो, मैं कैसे इसको अपनी लोकेशन सेंड करूंगा, मैं कैसे इसको बताऊंगा मैं कहाँ पे हूँ, मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू समथिंग बताऊंगा ना कि मैं फलानी जगह से इतना दूर हूँ, मैं फलानी जगह से इतना दूर हूँ। जो फलानी जगह होगी जिसके रिस्पेक्ट में मैं अपनी पोजीशंस को डिफाइन कर रहा हूँ, वो फलानी जगह जो होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। समझ आ गया? अब चलते हैं आगे।
आगे मैंने बोला फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कई सारे टाइप से, कार्टेशियन होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसी तरह हमारे पास सर्कुलर स्फेरिकल पोलर सिस्टम होता है, इसी तरह सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने बताया एक ऑब्जेक्ट कब मोशन में होता है, एक ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में होता है। ये सब समझाने के बाद मैंने ये भी बताया कि रेस्ट और मोशन जो होता है ये रिलेटिव कंसेप्ट है। एक बॉडी एक ऑब्जर्वर के हिसाब से रेस्ट पे होगी और हो सकता है कि वो दूसरे ऑब्जर्वर के हिसाब से मोशन में होगी, ऐसा पॉसिबल है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। अब देखते हैं मोशंस की कितनी टाइप्स है। सो टाइप्स ऑफ मोशंस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, एक मोशन होती है उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशन मोशन। सर जी ट्रांसलेशन मोशन कौन सी मोशन होती है? ट्रांसलेशन मोशन वो मोशन होती है जिसमें एक बॉडी जो होती है जो स्ट्रेट लाइन से चलती है। अगर आपकी बॉडी मूव करेगी, इफ ए बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तब जो मोशन उसको हो जाएगी, तब जो मोशन उस बॉडी में आ जाएगी उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। जैसे ये मिसाल के तौर पर पॉइंट ए पर एक बॉडी है, ये चल रही है अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन, मिसाल ये बी पर पहुंचा, फिर ये बॉडी सी पर पहुंची, फिर ये बॉडी डी पर पहुंची। यहां पे क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में इसकी, हाँ ये चल रहा है, इसकी जो मतलब मोशंस है इट इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अब ऐसा ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, ये नहीं समझ लेना है कि अपनी मतलब यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, नहीं हो सकता है पहले ये ऐसे जाए ए बी थ्रू स्ट्रेट लाइन, फिर लेट सपोज ये इस डायरेक्शन में अब जाए, अब लाइन थोड़ा ये बेंड करेगा बी टू सी, फिर अगेन ऐसे जाएगा लेट सपोज। तो ये वाली जो इसने मोशन की ये भी ट्रांसलेशन मोशन है, क्योंकि इसमें भी डिस्टेंस ये कवर करता है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, है ना, ए से बी तक स्ट्रेट लाइन, बी से सी तक स्ट्रेट लाइन, सी से डी तक स्ट्रेट लाइन। सो जब ये स्ट्रेट लाइंस में चलेगा उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। नेक्स्ट मोशन जो हमारे पास है उसको बोलते हैं सर्क्यूलर मोशन। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं सर्क्यूलर या उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है इसको समझ लीजिए, ये एक ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी मूव करती है अलोंग ए सर्क्यूलर पाथ, जिसमें बॉडी मूव करती है, व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्क्यूलर पाथ, तब हम बोलते हैं कि हमारे पास जो मोशन होती है दैट इज कॉल्ड द सर्क्यूलर मोशन। आई होप आपको समझ आ रहा है। जैसे मिसाल, आप यहां पे अपने हाथ, या आपका हाथ है, यहां पे आपने स्ट्रिंग पकड़ी है, एक रस्सी पकड़ी है, उस रस्सी को यहां पे लेट सपोज आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, लेट सपोज पत्थर, फिर आप इसको क्या कर रहे हो, इसको इस रस्सी को ऐसे घुमा रहे हो सिर के ऊपर से ऐसे ऐसे। तो ये जो मोशन हो रही है ये एक पर्सन है, लेट सपोज आप अपने आप को इमेजिन कीजिए यहां पे, और आपने यहां पे दागा, ये स्ट्रिंग है, अगर आपने इस धागे को इस पत्थर से यहाँ पे स्टोन इसके साथ रखा है, फिर आपने इसको क्या किया, इसको आपने घुमा दिया, जब आपने इसको घुमा दिया जो मोशन इस पत्थर को आएगी, स्टोन को, दैट्स कॉल्ड द सर्क्यूलर मोशन, या इसको कहते हैं हम रोटेशनल मोशन। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो हमारे पास है, हमारा मोशन ऑफ द अर्थ, हमें पता है अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, सो वो इसकी बड़ी एग्जांपल होगी, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल इसकी होगी। उसके बाद नेक्स्ट मोशन का टाइप होता है, उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। क्या बोलते हैं उसको? वाइब्रेशनल मोशन। सिंपल अल्फाजों में कहता हूं मैं, वाइब्रेशनल मोशन। आपने घर में पेंडुलम तो देखा ही होगा। अगर मान लेते ये पेंडुलम होगा, लेट सपोज ये पेंडुलम है, लेट सपोज इसकी फ्री पोजीशन है या मीन पोजीशन इसको कहते हैं, मीन पोजीशन। जब इस मीन पोजीशन से इसको थोड़ा हल्का फोर्स इस डायरेक्शन में दोगे, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे टू एंड फ्रो, इसको टू एंड फ्रो हो जाता है ना, ये मूव करता है टू एंड फ्रो, पहले यहां से जाएगा, फिर वहां से वापस आएगा, इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। और सो ये जो मोशन होती है जिसमें एक बॉडी मूव करता है टू एंड फ्रो, सो मूवमेंट मूव्स टू एंड फ्रो। जब एक बॉडी मूव करता है टू एंड फ्रो उस अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, वो टू एंड फ्रो करता है, ठीक है, आगे पीछे चलता है, आगे पीछे जाता है, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, उस मोशन को बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। उसको क्या बोलते हैं? वाइब्रेशनल। सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने आपको बोला पेंडुलम, जो क्लॉक का पेंडुलम होता है, वो जो मोशन दिखाता है उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। क्या बोलते हैं उसको? वाइब्रेशनल मोशन।
अब कुछ और भी मोशन के टाइप्स होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम कहेंगे चौथा टाइप 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। अब समझ लीजिए बेटा, अगर आपकी बॉडी पोजीशन चेंज कर रही है, एक बॉडी है, एक बॉडी है विच चेंज इट्स पोजीशन, वो अपनी पोजीशन तो चेंज कर रहा है इन सच अ वे, मगर इस तरीके से कर रहा है, इन सच अ वे दैट ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज अफेक्टेड। कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, है ना। अगर आपके पास, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ाया मैथमेटिक्स में, अगर एक ऐसी बॉडी है जो अपनी पोजीशन तो चेंज करती है मगर इस तरीके से चेंज करती है कि खाली एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है, तो इन सच अ वे दैट ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज अफेक्टेड या चेंज्ड, उस मोशन को बोलते हैं, दैट मोशन इज कॉल्ड 1D मोशन। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है, अगर आप लोगे लाइन, जो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होती है ना, एग्जांपल मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जो भी आप स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलोगे, दैट इज कॉल्ड द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द 1 डायमेंशनल मोशन। मिसाल, आप यहां पे हो, आपने इस डायरेक्शन में ऐसे चल गए तो ये बी पॉइंट पर पहुंच गए, फिर सी पॉइंट पर तो पहुंच गए। सो इस डायरेक्शन में जब आप पोजीशंस को चेंज कर रहे हो ना, आपकी खाली एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रही है, दैट मींस ये वाली कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। सो इसका मतलब ये 1 डायमेंशनल मोशन होगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 2D मोशन, दैट मींस 2 डायमेंशनल मोशन। सेम डेफिनेशन ऐसे ही लिखोगे, ए बॉडी इज सेड टू बी इन 2 डायमेंशनल मोशन। जब देखो बॉडी तो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, लेकिन उस चेंज करने की वजह से 2 कोऑर्डिनेट्स आर अफेक्टेड, 2 कोऑर्डिनेट्स आर अफेक्टेड। अगर ऐसा है कि 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब वो मोशन क्या होगी, 2D मोशन। जैसे मिसाल, सबसे बड़ी एग्जांपल, मोशन अलोंग ए प्लेन, मोशन अलोंग अ प्लेन। समझ लीजिए, प्लेन होता है, जैसे आपका कागज होता है ना, कागज का टुकड़ा, वो प्लेन होता है। मान लीजिए आपने यहां, ये आपका एक्स एक्सिस है, लेट सपोज ये आपका वाई एक्सिस है। अब जब लेट सपोज आपने इस डायरेक्शन में चले, समझ लेना बट बेटा, जब आप इस डायरेक्शन में चलोगे ना, आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है, इसका मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स पर असर पड़ रहा है। इस तरह की जो मोशन होगी उसको बोलते हैं 2D मोशन। एक और होता है, उसको बोलते हैं 3D मोशन। 3D मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन सच अ वे दैट ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स आर अफेक्टेड। सारे 3 कोऑर्डिनेट्स इफेक्ट हो रहे हैं। सर जी एग्जांपल तो बताइए। आप सबसे बड़ी एग्जांपल इसमें दे सकते हो, व्हेन ए बॉडी या मूवमेंट अलोंग ए स्पेस, मूवमेंट इन ए स्पेस। जब भी कोई पार्टिकल एक स्पेस में चलता है, मान लीजिए ये हमारे पास, आप समझ लीजिए ऐसे, लेट सपोज ये आपके पास ये मकान है, दिस इज अवर हाउस, और मान लीजिए यहां पर एक बंदा ये इस सीढ़ी से, ये सीढ़ी है, ठीक है, इस सीढ़ी से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब एक तो इसका देखो क्या क्या हो रहा है, जब बंदा सीढ़ी से जाएगा ना ऊपर ऊपर, देखो ये इसका वाई एक्सिस है, ये इसका एक्स एक्सिस है, जब ऊपर ऊपर जाएगा एक्स एक्स बढ़ता जाएगा, वाई वाई बढ़ता जाएगा, इसका मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स और भी बढ़ जाएगा, हाइट भी बढ़ती जाएगी, है ना, हाइट भी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मूवमेंट इन स्पेस है। जब भी हम स्पेस में चलते हैं ना, शॉर्ट में देखो, जब हम चलते हैं अभी स्पेस में, जब जैसे हम चल रहे हैं, वो सारी 3D मोशंस होती है, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हमको जो पढ़ना है दैट इज सिंपली व्हाट इज कॉल्ड द पोजीशन। पोजीशन मैंने आपको बोला, अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, जो इसके बाद आ जाएगा, दैट्स कॉल्ड द डिस्टेंस। 2 चीजें होती है, एक होती है बेटा डिस्टेंस और दूसरी होती है डिस्प्लेसमेंट। देयर आर 2 थिंग्स। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, हम समझ लेते हैं सीधे एग्जांपल से, ठीक है। बस आपको समझ लेना है क्या होता है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू मेक दीज थिंग्स सिंपल फॉर यू। बस आप थोड़ा आप दिमाग पे थोड़ा जोर दीजिए कि मैं कह क्या रहा हूँ, ठीक है। सो टाइम भी कम है, इसलिए मैं भी थोड़ा थोड़ा खींच नहीं रहा हूँ ज़्यादा, इसलिए आप समझ लीजिए। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है, नहीं होती है। देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक चला, आप लेट सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला, फिर आप लेट सपोज बी पॉइंट से सी पॉइंट तक दोस्त के घर गए, है ना।
अब मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब आप चले 6 मीटर की दूरी, फिर बी से सी तक चले लेट्स सपोज 5 मीटर और, फिर सी से डी तक चले लेट्स सपोज 4 मीटर और। अगर आपको कोई पूछेगा बताओ बेटा आप कितना चले, सो जब कोई पूछेगा ना आप कितना चले, दैट मीन्स वो आपको पूछ रहा है 6 मीटर को ऐड करो 5 मीटर, उसको ऐड करो 4 मीटर। ये जो टोटल डिस्टेंस है जब आप इनको सम कर रहे हो, दिस विल बी योर डिस्टेंस, दैट मीन्स 6 + 5 इज 11, 11 + 4 इज 15, सो दिस विल बी योर डिस्टेंस। मगर अगर आपको कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या है बिटवीन ए एंड डी, जहां पर थे आप पहले, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, दिस इज योर फाइनल पोजीशन। अगर आप फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में डिस्टेंस देखोगे वो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। सो दिस डिस्टेंस, लेट्स सपोज ये हमारे पास 7 मीटर है, सो दैट मीन्स यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी हमारे पास, ये किसकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी, सो ए डी, और डिस्प्लेसमेंट ए डी किसके बराबर है, 7 मीटर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। यहां से हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे मिसाल हमने देखा कि डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस ये हमें बताती है, डिस्टेंस हमें बताएगी कि हमने एक्चुअली में कितना चला, हम एक्चुअली में कितना चले। हम पहले ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, इसका मतलब इसमें सारी डिस्टेंसेस इंक्लूड होती है जो भी हम चलेंगे। अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, खाली ये बताएगा ए से डी तक कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इतना ही बताएगा ना। अब देख लो उसके बाद हमारे पास जो डिस्टेंस होती है और डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्टेंस कभी जीरो होती नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस जो होती है ये कभी भी ना ही जीरो होती है, इट कैन नीदर बी जीरो नॉर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कैसे जीरो होगी, मिसाल आपने इधर से इधर तक बी तक चले, ऐसा हो सकता है कि आपने डिस्टेंस जीरो कवर की होगी, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अब समझ लो जीरो कब होगी। मान लीजिए आपने ए से चले आप बी तक, फिर सी तक, फिर डी तक, फिर ए तक। बताओ आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 15 और 7 हो गए 22, है ना, 22। तो इसका मतलब डिस्टेंस आपकी 22 आएगी। लेकिन आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिस्टेंस क्या है। जब इसने ए से स्टार्ट किया वापस ए पर ही पहुंच गया, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस कितनी है ए से ए तक, 0। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। इसका मतलब हालांकि ये चला, इसने डिस्टेंस 22 मीटर कवर की, मगर डिस्प्लेसमेंट तो भी क्या है, 0 है। तो इसीलिए आपको समझ लेना है कि डिस्टेंस जो होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनमें अंतर क्या है, वो अंतर ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझ लीजिए, डिस्टेंस जो होता है इट इज द एक्चुअल पाथ या इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कितना एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आपका डिस्टेंस होगा। व्हाइल एज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, it is the shortest distance between initial point and the final point। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट में कितनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। दूसरा, डिस्टेंस जो होता है इट कैनॉट बी, डिस्टेंस कांट नीदर बी, ये ना ही आपका जीरो हो सकती है ना ही आपका नेगेटिव हो सकती है। बट हमारे पास ये जो होगा डिस्प्लेसमेंट, इट मे बी ईदर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ये तीनों के तीनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी। तीसरा, डिस्टेंस जो होती है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, मैंने वेक्टर से पढ़ाया है। क्वांटिटीज दो तरह की होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें खाली आपको समझने के लिए खाली आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो वो क्वांटिटीज जिनको आपको खाली समझने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। व्हाइल एज वो क्वांटिटीज जिनको समझने के लिए डायरेक्शन भी जरूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड तो है ही लेकिन साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होता है इट इज अ पाथ डिपेंडेंट,
इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, वाइल एज ये जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। सर ये समझा लीजिए, ये पाथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या मतलब होता है, देख लीजिए यहां पे अगेन देख लीजिए, जब आप ए से लेट्स सपोज डी तक पहुंचे, यहां पे जब हमने डिस्टेंस मेजर की ना, हमने पाथ भी देखा कि ये कहां कहां से चला, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, इसका मतलब डिस्टेंस में पाथ को लिया जाता है कंसिडरेशन में। लेकिन जब आपने डिस्प्लेसमेंट देखा ना, आपने पाथ वाथ नहीं देखा कि ये ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक पहुंचा था, नहीं, आपने सीधे देखा कि ए से डी तक एक लाइन एक ड्रॉ करो जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, बस वही आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। इसका मतलब वहां पे हम जो मतलब पाथ होता है उसको कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है उसको हम बोलते हैं स्पीड। उसको क्या बोलते हैं हम? स्पीड। अब सर जी स्पीड क्या होता है? स्पीड हमारी होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वही आपकी स्पीड होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको अभी एग्जांपल बताऊंगा। तो स्पीड का मैथमेटिकली है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सर जी ये समझ ही नहीं आया, क्या मतलब? देख लीजिए एग्जांपल, अगर आपने लेट्स सपोज 10 किलोमीटर कवर किए, यू कवर्ड 10 किलोमीटर्स इन लेट्स सपोज 1 आवर, आपने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 घंटे में कवर की, तो आपकी स्पीड पता है क्या होगी? आपकी स्पीड होगी डिस्टेंस बाय टाइम। दैट मीन्स डिस्टेंस है 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम है 1 आवर, तो इसका मतलब 10 किलोमीटर्स पर आवर। इसका मतलब समझ लेना है, इसका मतलब 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर्स कवर करते हो। जब मैं कहता हूं ना स्पीड 10 किलोमीटर्स पर आवर है, इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर्स कवर कर रहे हो। समझ आ रहा है कुछ कि नहीं? और समझ लेना है जो ये मैंने यूज किया ये किलोमीटर्स पर सेकेंड, किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, ये स्पीड ऑफ व्हीकल्स जैसे कार्स बसेस को इसी में एक्सप्रेस किया जाता है। अदरवाइज जो हमारा एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ, जो आपको जरूरत है मैं वो सारा बता रहा हूं, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड जो है दैट इज सिंपली मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मिसाल अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। एग्जांपल जैसे मिसाल मैं बोलूंगा एक बॉडी है उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 सेकंड में, अगर आप 1 सेकंड में देखोगे वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, दैट मीन्स वो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। स्पीड का यही मतलब होता है ना, सिंपल। अब स्पीड के भी बेटा जी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब मोशन के मैं थोड़ा यहां पे मैं भूल गया, मोशन के भी एक और टाइप्स होते हैं, वो मैं अब बताऊंगा। एक टाइप होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर जी यूनिफॉर्म मोशन पहले समझा दीजिए। तो मोशंस के 2 टाइप्स होते हैं। तो स्पीड मैंने समझाया लेकिन मोशन में थोड़ा भूल गया था, तो इसलिए मोशन को और देख लेते हैं। मोशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर जी यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, समझ लेना। ए बॉडी is said to be in uniform motion if it covers equal distances in equal intervals of time। क्या मतलब ये हो गया आपकी बॉडी तब आपको होगी कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है जब वो इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करती है। तो इसका मतलब एक बॉडी तब होती है यूनिफॉर्म मोशन में जब वो अपनी इसको क्या बोलते हैं डिस्टेंसेस कवर करता है, इक्वल डिस्टेंसेस करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो वो मोशन जो होती है दैट्स कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। उसको क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मिसाल एक बॉडी चल रही है इस डायरेक्शन से, लेट्स सपोज 1 सेकंड के बाद उसने डिस्टेंस कवर की 10 मीटर। लेट्स सपोज वो यहां से यहां तक पहुंचा 1 सेकंड के बाद, फिर बी से सी तक वो अगेन पहुंचा, उसने अगेन दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर की दूरी कवर की, फिर तीसरे सेकंड में भी उसने 10 मीटर की दूरी कवर की, फिर वो अगेन 10-10 मीटर की दूरी कवर कर लेता है
इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में जो इसको क्या बोलते हैं, इस बॉडी की स्पीड होती है उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब समझ लेना, एक बॉडी को तब हम कहेंगे कि इसकी यूनिफॉर्म मोशन है जब वो इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करेगा। और ये भी समझ लेना है कि जो उस यूनिफॉर्म मोशन जिस बॉडी की जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है, उस बॉडी को कहेंगे हम कि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होती है, यानी स्पीड सेम रहती है। मिसाल आप अगर देखेंगे यहां पर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इधर से देखेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड, हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये जो आपके पास मैंने एग्जांपल बताई इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, या इसको कह लीजिए यूनिफॉर्म स्पीड भी। समझ आया कुछ कि नहीं? आप देख लीजिए। अब दूसरा है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर जी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सी मोशन होती है? इसको लिख लीजिए। ए बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए फिजिक्स तो बहुत लंबा है, डेप्थ में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन बट आई एम कट शॉर्टिंग, मतलब मैं बहुत कट शॉर्ट कर रहा हूं चीजों को। A body is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distances in equal intervals of time. And the body is said to be having non-uniform speed. Having non-uniform speed. Non-uniform speed का दूसरा नाम है वेरिएबल स्पीड। तो यहां पे लिखेंगे वेरिएबल स्पीड। सर जी एग्जांपल तो दीजिए। देखिए क्या मतलब होता है, एक बार और। एक बॉडी तब हम कहेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है जब वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। जैसे मिसाल एक बॉडी है ए टू बी में जाता है, लेट्स सपोज इसको 1 सेकंड में कवर होता है। पहला 1 सेकंड जो है इसको 10 मीटर कवर होता है। दूसरे सेकंड में ये 10 मीटर नहीं, लेट्स सपोज ये 7 ही मीटर कवर कर लेता है। और तीसरे सेकंड में लेट्स सपोज ये 8 मीटर कवर करता है। इसका मतलब जरा इधर देखो, इस पहले सेकंड में इसने 10 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में इसने 7 ही कवर किया। इसका मतलब कम, अनइक्वल डिस्टेंसेस हर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, हर सेकंड में। इधर सेकंड, इस सेकंड में ये भी सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है डी तक। हर सेकंड के बाद इसकी जो डिस्टेंस है वो सेम कवर नहीं हो रही है। ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। और तब जो बॉडी की स्पीड होती है उसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। और याद रखना है, जो हम अभी हमारी लाइव जो हमारे वर्ल्ड में होते हैं स्पीड, जैसे कार चल रही है, मिसाल बस चल रही है, आपका साइकिल चल रहा है, आप किस मोशन में होते हो? आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हो। उसका रीजन क्या है? आपको कभी कभार ब्रेक भी लगानी पड़ती है। आप एक ही स्पीड से नहीं चला सकते हो। जब आप चलोगे, मिसाल स्टार्ट करोगे, उसके बाद पहले स्पीड कम होगी, उसके बाद ज़्यादा राइज होगी, और अगर ट्रैफिक आ गया आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपकी जो मोशन होती है रियल लाइफ में वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी हर सेकंड के बाद जो स्पीड्स है वो सेम नहीं रहती है, डिफरेंट स्पीड्स है। अगर आप यहाँ की बात करोगे पहले सेकंड में, तो पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, फिर 7 मीटर पर सेकंड है, फिर 8 मीटर पर सेकंड है। अब अगर आपको पूछेगा भाई इस बॉडी की स्पीड क्या है, आप उसको क्या बताओगे? तो उसको तो कोई वैल्यू बताना है ना। मिसाल उसको, आपके पास बहुत सारे वैल्यूज बन गए, 10 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, मान लीजिए उसके बाद 5 मीटर पर सेकंड आया। अब जब आपके पास बहुत सारी स्पीड्स है, स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं है, स्पीड सेम नहीं रहती है, स्पीड चेंज करती है, वैरी करती है। उस समय हम एक और स्पीड का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं उसको? एवरेज स्पीड। तब हम ये नहीं कहते हैं कि इसने 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है, फिर उसके हिसाब से देखेंगे, मतलब स्पीड नहीं। एवरेज स्पीड में ऐसे स्पीड नहीं निकाला जाता है। लेकिन एवरेज स्पीड कब निकाला जाएगा? जब आपकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी, जब आपकी स्पीड वैरी कर रही होगी। और जब आपकी स्पीड वैरी कर रही होगी तब जो हम टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या हम देखते थे? हम देखते हैं लेट्स सपोज अगर इसने पहले ए से बी तक चला, लेट्स सपोज 10 मीटर, फिर बी से सी तक चला एक और सेकंड में, लेट्स सपोज 7 मीटर, फिर सी से डी तक चला, लेट्स सपोज अगेन 1 सेकंड में चला, लेट्स सपोज 8 मीटर। हम यहाँ पे ये नहीं देखते कि 1 सेकंड में कितना चला, हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितना चला। जरा बोले टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस है 10, 17, 10, 18,
18 हो गए 20 25, तो 25 किलोमीटर 25 मीटर्स। और टोटल टाइम कितने टाइम में, टोटल टाइम जो है वो आपके पास 3 सेकेंड्स। तो इसका मतलब जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड होती है बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 25 डिवाइडेड बाय 3, तो 25 मीटर डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड्स। तो इसका मतलब 25/3 मीटर पर सेकेंड विल बी द एवरेज स्पीड। इसका मतलब आपको अगर कोई पूछेगा, अगर कोई मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, अगर आपको कोई पूछेगा ना उसकी स्पीड क्या है, आपको वेरिएबल स्पीड नहीं बतानी है, आप उसको क्या बोलोगे, एवरेज स्पीड बताओगे, क्योंकि स्पीड बहुत सारी है। अब उसको कौन सा वैल्यू बताना है, उसको अब एवरेज स्पीड ही बताना है। तो इसका मतलब हमने स्पीड सारा पढ़ लिया। अब हमारे पास जो टॉपिक्स बचता है दैट्स ओनली वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब हमारे पास खाली वेलोसिटी बच जाएगा और एक्सेलरेशन बच जाएगा, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर मैं सारों के ग्राफ्स भी बताऊंगा कि मतलब अगर एक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है उसका ग्राफ क्या होगा, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है उसका ग्राफ क्या होगा, अगर एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में उसका ग्राफ कैसा होता है। तो सारा चीज़ मैं बताऊंगा। अगले लेक्चर में मोशन को कंप्लीट करेंगे और जो इसका मतलब लेक्चर नंबर 2 जो होगा वो भी मोशन पे होगा, और जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें पढ़ाऊंगा मैं लॉज ऑफ मोशन। और फिर लेक्चर नंबर 3 के बाद ये जो पहला लाइन है आपको JKSSB में वो कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ, आपको बिल्कुल मजा आने वाला है, आप चीज़ों को बिल्कुल एंजॉय करने वाले हो। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको कल से प्रॉपरली लेक्चर्स मिलते रहेंगे। सो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।